नमस्ते, मैं हूं रमाकांत राय और आप देख रहे हैं कथा वार्ता का यूट्यूब चैनल। कथा वार्ता प्रख्यात पर्यावरणविद अनुपम मिश्र की पुस्तक आज भी खरे हैं तालाब को आप तक अविकल पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प है। अब तक इस कृति के 3 अध्याय की प्रस्तुति को खूब सराहना मिली है। इस क्रम में पुस्तक का 4था अध्याय सागर के आगर, यह अध्याय किंचित बड़ा है, इसलिए इसके 3 प्रखंड किए गए हैं। यह प्रखंड पहला है। पहले 3 अध्यायों में हमने जाना कि तालाब की एक बहुत समृद्ध और मूल्यवान परंपरा हमारे देश में रही है। देश भर में लोगों के दैनंदिन की जलीय और पर्यावरणीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल संसाधनों का संरक्षण किया जाता रहा है। तालाब इसकी एक आवश्यक और महत्वपूर्ण कड़ी है। देश भर में मौजूद तालाब कोई प्राकृतिक गड्ढा नहीं है। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे। इनके पीछे एक इकाई थी बनवाने वालों की, तो दहाई थी बनाने वालों की। यह इकाई दहाई मिलकर सैकड़ा हजार बनती थी। तालाब बनाने की एक सुस्पष्ट और वैज्ञानिक प्रणाली है। देश भर में इस विज्ञान के जानकार लोग थे जिन्होंने तालाब बनाने का हुनर अर्जित किया था। संसार सागर के नायक हर जाति और संप्रदाय से थे। एक समय में उनका बहुत सम्मान था। आधुनिक पढ़ाई पढ़ गए हमारे समाज ने हमारी उज्जवल परंपराओं को विस्मृत किया है। अंधाधुंध दोहन ने स्थितियां चिंताजनक कर दी हैं। इस 4th अध्याय में तालाब के कुछ तकनीकी पक्षों पर बातें हैं। हम इसे देखते सुनते हुए तालाब के अंगों के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं 4थे अध्याय की राह पर। सागर के आगर, पहला भाग। तालाब एक बड़ा शून्य है अपने आप में, लेकिन तालाब पशुओं के खुर से बन गया कोई ऐसा गड्ढा नहीं कि उसमें बरसात का पानी अपने आप भर जाए। इस शून्य को बहुत सोच समझकर बड़ी बारीकी से बनाया जाता रहा है। छोटे से लेकर एक अच्छे बड़े तालाब के कई अंग प्रत्यंग रहते थे। हर एक का अपना एक विशेष काम होता था और इसलिए एक विशेष नाम भी। तालाब के साथ साथ यह उसे बनाने वाले समाज की भाषा और बोली की समृद्धि का भी सबूत था। पर जैसे जैसे समाज तालाबों के मामले में गरीब हुआ है, वैसे वैसे भाषा से भी ये नाम शब्द धीरे धीरे उठते गए हैं। बादल उठे, उमड़े और पानी जहां गिरा वहां कोई एक जगह ऐसी होती है जहां पानी बैठता है। एक क्रिया है आगौरना, यानी एकत्र करना। इसी से बना है आगौर। आगौर तालाब का वह अंग है जहां से उसका पानी आता है। यह वह ढाल है जहां वर्षा पानी एक ही दिशा की ओर चल पड़ता है। इसका एक नाम पन ढाल भी है। आगौर को मध्य प्रदेश के कुछ भागों में पैठू, पौरा या पैन कहते हैं। इस अंग के लिए इस बीच में हम सब के बीच हिंदी की पुस्तकों, अखबारों, संस्थाओं में एक नया शब्द चल पड़ा है, जलागम क्षेत्र। यह अंग्रेजी के कैचमेंट से लिया गया अनुवादी, बनावटी और एक हद तक गलत शब्द है। जलागम का अर्थ वर्षा ऋतु रहा है। आगौर का पानी जहां आकर भरेगा उसे तालाब नहीं कहते, वह है आगर। तालाब तो सब अंग प्रत्यंगों का कुल जोड़ है। आगर यानी घर, खजाना। तालाब का खजाना है आगर, जहां सारा पानी आकर जमा होगा। राजस्थान में यह शब्द तालाब के अलावा भी चलता है।
राज्य परिवहन की बसों के डिपो भी आगर कहलाते हैं। आगरा नाम भी इसी से बना है। आगर नाम के कुछ गांव भी कई प्रदेशों में मिल जाएंगे। आगौर और आगर सागर के दो प्रमुख अंग माने गए हैं। इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में कुछ और नामों से भी जाना जाता है। कहीं ये शब्द मूल संस्कृत से घिसते घिसते बोली में सरल होते दिखते हैं, तो कहीं ठेठ ग्रामीण इलाकों में बोली को सीधे संस्कृत तक ले जाते हैं। आगौर कहीं आव है तो कहीं पायतान, यानी जहां तालाब के पैर पसरे हों। आयतन है जहां यह पसरा हिस्सा सिकुड़ जाए, यानी आगर। इसे कहीं कहीं भराव भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पहुंचकर यह परिवाह प्रदेशम कहलाता है। आगर में आगौर से पानी आता है, पर कहीं कहीं आगर के बीचों बीच कुआं भी खोदते हैं। इस स्रोत से भी तालाब में पानी आता है। इसे बोगली कहते हैं। बिहार में बोगली वाले सैकड़ों तालाब हैं। बोगली का एक नाम चूहर भी है। जल के इस आगर की कीमती खजाने की रक्षा करती है पाल। पाल शब्द पालक से आया होगा। यह कहीं भींड कहलाया और आकार में छोटा हुआ तो पींड। भींड का भिंड भी है बिहार में, और कहीं महार भी। पुष्ता शब्द बाद में आया लगता है। कुछ क्षेत्रों में यह पार है, नदी के पार की तरह किनारे के अर्थ में। पार के साथ आर भी है। आर, पार और तालाब के इस पार से उस पार को आर पार या पार आर के बदले पारावार भी कहते हैं। आज पारावार शब्द तालाब या पानी से निकलकर आनंद की मात्रा बताने के लिए उपयोग में आ रहा है, पर पहले यह पानी के आनंद का पारावार रहा होगा। पार या पाल बहुत मजबूत होती है, पर इस रखवाले की भी रखवाली न हो तो आगौर से आगर में लगातार भरने वाला पानी इसे न जाने कब पार कर ले, और तब उसका प्रचंड वेग और शक्ति उसे देखते ही देखते मिटा सकता है। तालाब को टूटने से बचाने वाले इस अंग का नाम है अफरा। आगर तो हुआ तालाब का पेट। यह एक सीमा तक भरना ही चाहिए, तभी तालाब का साल भर तक कोई अर्थ है। पर उस सीमा को पार कर ले तो पाल पर खतरा है। पेट पूरा भर गया, अफर गया, तो अब उसे खाली करना है। यह काम अफरा करती है, और पेट को फटने से तालाब को पाल को टूटने से बचाती है। इस अंग के कई नाम हैं। अफरा कहीं अपरा भी हो जाता है। उबरा, ओबरा भी है, जो शायद ऊबर, उबरने, बचने, बचाने के अर्थ में बने हैं। राजस्थान में ये सब नाम चलते हैं। अच्छी बरसात हुई और तालाब में पानी इतना आया कि अपरा से निकलने लगे, तो उसे अपरा चलना, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में इसे चादर चलना भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में इस अंग का नाम है छलका। पाल को तोड़े बिना जहां से पानी छलक जाए। इस अंग का पुराना नाम उच्छ्वास था, छोड़ देने के अर्थ में। निकास से यह निकासी भी कहलाता है, पर ठेठ संस्कृत से आया है निष्ठा। यह राजस्थान के थार क्षेत्र में, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर में, सब जगह गांवों में, शहरों में बिना एक मात्रा भी खोए नेष्टा ही कहलाता है। सीमा पार कर सिंध में भी यह इसी नाम से चलता है। यह दक्षिण में कालंगल है, तो बुंदेलखंड में बगरन, यानी जहां से तालाब का अतिरिक्त पानी बगर जाए, निकल जाए। नेष्टा को पहले वर्ष छोटा बनाते हैं, पाल से भी बहुत नीचा। नई पाल भी पानी पिएगी, कुछ धंसेगी, सो तालाब में ज्यादा पानी रोकने का लालच नहीं करते। जब एक बरसात से मामला पक्का हो जाता है, तो फिर अगले वर्ष नेष्टा
थोड़ा और ऊपर उठाते हैं, तब तालाब ज्यादा पानी रोक सकता है। नेस्टा मिट्टी की कच्ची पाल का कम ऊंचा भाग है, लेकिन पानी का मुख्य जोर झेलता है, इसलिए इसे पक्का यानी पत्थर चूने का बनाया जाता है। नेस्टा का अगल बगल का भाग अर्धवृत्त की गोलाई लिए रहता है, ताकि पानी का वेग उससे टकराकर टूट सके। इस गोलाई वाले अंग का नाम है नाका। यदि यही अंग तालाब के बदले बंधान पर बने, यानी किसी छोटी नदी नाले के प्रवाह को रोकने के लिए बनाए गए छोटे बांध पर बने, तो उसे ओर कहते हैं। पंखे के आकार के कारण इसे कहीं पंखा भी कहते हैं। नेस्टा है तो शुद्ध तकनीकी अंग, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी नेस्टा बनाया जाता था कि तकनीकी होते हुए भी वह कला पक्ष को स्पर्श कर लेता था। जिन सिद्ध हस्त गजधरों का पहले वर्णन किया गया है, उनके हाथों से ऐसे कलात्मक काम सहज ही हो जाते थे। राजस्थान के जोधपुर जिले में एक छोटा सा शहर है फलौदी। वहां शिव सागर नामक एक तालाब है। इसका घाट लाल पत्थर से बनाया गया है। घाट एक सीधी रेखा में चलते चलते फिर एकाएक सुंदर सर्पाकार रूप ले लेता है। यह अर्धवृत्ताकार गोलाई तालाब से बाहर निकलने वाले पानी का वेग काटती है। ज्यामिति का यह सुंदर खेल बिना किसी भोंडे तकनीकी बोझ के सचमुच खेल खेल में ही अतिरिक्त पानी को बाहर भेजकर शिव सागर की रखवाली बड़े कलात्मक ढंग से करता है। वापस आगौर चलें। यहीं से पानी आता है आगर में। सिर्फ पानी लाना है और मिट्टी तथा रेत को रोकना है। इसके लिए आगौर में पानी की छोटी छोटी धाराओं को यहाँ वहाँ से मोड़कर कुछ प्रमुख रास्तों से आगर की तरफ लाया जाता है और तालाब में पहुँचने से काफी पहले इन धाराओं पर खुर्रा लगाया जाता है। शायद यह शब्द पशु के खुर से बना है। इसका आकार खुर जैसा होता है। बड़े बड़े पत्थर कुछ इस तरह जमा दिए जाते हैं कि उनके बीच में से सिर्फ पानी निकले, मिट्टी और रेत आदि पीछे जम जाए, छूट जाए। रेगिस्तानी क्षेत्र में रेत की मात्रा मैदानी क्षेत्रों से कहीं अधिक होती है, इसलिए वहां तालाब में खुरा अधिक व्यवस्थित, कच्चे के बदले पक्के भी बनते हैं। पत्थरों को गारे चूने से जमाकर बाकायदा एक ऐसी 2 मंजिली पुलिया बनाई जाती है जिसमें से ऊपरी मंजिल की खिड़कियों या छेदों से पानी जाता है। उन छेदों के नीचे से एक नाली में आता है और वहां पानी सारा भार कंकर, रेत आदि छोड़कर साफ होकर फिर पहली मंजिल के छेदों से बाहर निकल आगौर की तरफ बढ़ता है। कई तरह के छोटे बड़े ऊंचे नीचे छेदों से पानी छानकर आगर में भेजने वाला यह ढांचा छेदी कहलाता है। इस तरह रोकी गई मिट्टी के भी कई नाम हैं। कहीं यह साद है, गाद है, लद्दी है, तो कहीं तलछट भी। पूरी सावधानी रखने के बाद भी हर वर्ष पानी के साथ कुछ न कुछ मिट्टी आगर में आ ही जाती है। उसे निकालने के भी अवसर और तरीके बहुत व्यवस्थित रहे हैं। उसका ब्यौरा बाद में। अनुपम मिश्र की पुस्तक आज भी खरे हैं तालाब का 4th अध्याय, सागर के आगर, पहला खंड। वाचन स्वर डॉक्टर रमाकांत राय। संपादन श्री सोपान शर्मा। सांगीतिक प्रस्तुति श्री शुभम मिश्र। संकल्पना श्री अमिताभ मिश्र। विशेष सहयोग गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली।